we were discussing about trust, right? Trust क्या होता है? We were basically discussing about the partial consolidations. Partial consolidations इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस कंबाइन हो रहा है वो 100% कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि आपका कुछ परसेंटेज कंबाइन हो रहा है, ठीक है? तो इसमें से हमने एक पॉइंट किया था ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है? तो एक तो होता है TRUST ट्रस्ट, जिसको हम भरोसा कहते हैं। तो यहाँ ट्रस्ट का मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए किसी दूसरे बिजनेस टाइप से आप कंबाइन होंगे, दो आप बिजनेस से भी कंबाइन हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल से भी कंबाइन होंगे, और क्या करेंगे कि आप अपना जो स्टॉक है यानी आपका जो शेयर है वो आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर, प्रॉपर्टी, कुछ भी आप उनको ट्रांसफर करोगे, उसके बदले में वो आपको ट्रस्ट सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ट्रस्ट सर्टिफिकेट इशू करेंगे और वो जो पर्सन होंगे यानी उनको हम क्या कहेंगे, ट्रस्टी। वो क्या कहलाने लगेंगे, ट्रस्टीज, ठीक है? अब वो ट्रस्टी क्या काम करेंगे, मतलब इस बिजनेस कॉम्बिनेशन का बेसिकली बेनिफिट ये है कि ये जो ट्रस्टीज होंगे वो आपकी कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, यानी जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी कंपनी के लिए बेटर वे में वो लेंगे। और वो ज्यादातर कौन होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, यानी जिनको बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो उनको हम अपनी कंपनी का क्या बना लेंगे, ट्रस्टी बना लेंगे, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है? अब इसमें मैंने लगता है लास्ट क्लास में कुछ लिखवाया था, ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है? अब इसका अगर हम देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री अगर जाने, ट्रस्ट की अगर कहानी समझें, तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ट्रस्ट है ये यूएस में ऑरिजिनेट हुआ है 1979 में। कब इसको ऑरिजिनेट किया गया, सॉरी 1879, ये बहुत पुराना है, 1979 नहीं है, 1879 में इसको ओरिजिनेट हुआ है। ये कहाँ पर, यूएस में इसको ओरिजिनेट किया गया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको क्यों लाया गया, बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वॉज देयर, और बेटर इन्फोर्सिबिलिटी हो, ठीक है? बेटर इन्फोर्समेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कंपैरेटिवली टू पुल्स और कार्टेल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ट्रस्ट जो है वो ज्यादा बेटर बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ज्यादा स्टेबल है ये, ठीक है? तो ट्रस्ट को लाने का जो मेन रीजन, बेसिक रीजन था स्टेबिलिटी, प्रॉपर इन्फोर्सिबिलिटी, एक्सपर्ट्स बेनिफिट्स, और साथ साथ में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को हम मैनेज कर पाए। इसके लिए बेसिकली ट्रस्ट को लाया गया। सबसे पुराने ट्रस्ट में अगर सबसे पहला जो ट्रस्ट था ये था आपका स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट, ठीक है? 1879 में ये आया बेसिकली ट्रस्ट। कॉटन सीड ऑयल ट्रस्ट, विस्की ट्रस्ट 1887। तो देयर वर सो मेनी ट्रस्ट, ठीक है? उसके अलावा इसके क्या एडवांटेजेस हैं ट्रस्ट का, अगर हम एडवांटेज देखें तो बेसिकली फर्स्ट एडवांटेज है स्टेबिलिटी, ठीक है? फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ट्रस्ट इज स्टेबिलिटी। इट विल बी फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड, लाइक कार्टेल और पुल को तो आप कभी भी ब्रीच करो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और निकल जाओ, लेकिन ट्रस्ट जो भी होगा वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, यानी 5 साल 10 साल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रॉपरली उसमें क्या होगा, लिखा हुआ होगा प्रॉपरली। इसका एक और रीजन है क्योंकि ट्रस्ट में आप अपने बिजनेस का प्रॉपर्टी और शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है? तो उसको एकदम से वापस अपनी कंपनी में लेना मुश्किल भी है, इसीलिए इसका एक टेन्योर डिसाइड किया जाता है। टेन्योर यानी टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट से इसका एडवांटेज समझ में आया, स्टेबिलिटी। सेकेंड एडवांटेज क्या है, यहां पर आप यू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर आउटपुट एंड मार्केटिंग, ठीक है? मतलब आप जो आउटपुट मार्केटिंग का जो होगा आपको कंट्रोल, वो क्या होगा, बेटर कंट्रोल होगा। वाई देयर विल बी बेटर कंट्रोल, बिकॉज एक्सपर्ट जो होंगे वो मैनेज करेंगे इसको। तो आउटपुट, डिमांड, मार्केटिंग सिनेरियो, जितनी भी चीजें उसको एनालाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? सेकेंड। थर्ड क्या होगा कि इसमें जो भी ऑपरेशंस होंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो ट्रस्टीज हैं वो अलग ऑपरेशन करेंगे, कंपनीज जो है वो अलग ऑपरेशन करेंगे, नो। यहाँ पर ट्रस्टीज और कंपनी मिल करके सिंगल ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे, यानी ओवरऑल यहाँ पर बेनिफिट किसको देखा जाएगा, कंपनी का बेनिफिट को सबसे पहले ऊपर रखा जाएगा, उसी को देखा जाएगा, ठीक है? सो सिंगल ऑपरेशन विल बी ऑपरेटेड, ठीक है? ट्रस्टीज और कंपनीज जो है वो एक ही काम करेगी और वो भी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल ऑफ कंपनी के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है? सिंगल ऑपरेशंस होगा और साथ साथ में दे विल ट्राई टू डू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। खैर ये तो हर जगह पे ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो सकता है कि देखो जैसे यहाँ पर आप उनको अपना कैपिटल, अपना कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है?
ट्रस्टीज के पास भी अगर अपना कुछ है, इफ दे वांट टू बेसिकली यूज फॉर योर कंपनी दे कैन यूज इट, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि इस तरीके की जो ट्रस्टीज आप जिनको अपॉइंट कर रहे हो उनके भी कई बार जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सबको भी आप हो सकता है वो कंपनी के लिए यूज करें, यानी कैपिटल जो है ना, हो सकता है ट्रस्टीज भी कैपिटल आपको ला करके दे। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि कैपिटल जो है वो आपका क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, कैपिटल के ऑप्शंस आपके पास इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात, ये आपका क्या हुआ बेनिफिट। और एक और चीज, पर्सन ट्रस्टीज को वही पर्सन ट्रस्टीज में काउंट होंगे या फिर वही लोगों को आप ट्रस्टीज बनाओगे, उसी कंपनी को ट्रस्टी बनाओगे जिसके साथ आपका गुड रिलेशन होगा और जिसका गुड रेप्यूटेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में उनसे कोई लॉस नहीं हो, ये चीज आप देखते हुए ट्रस्टीज या ट्रस्ट बिजनेस को क्रिएट करोगे। क्लियर हो गई बात, जिसमें आप ट्रस्टीज को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए इसके, आप लोगों को लिखने की जरूरत है, ये काफी इतना समझ में आ रहा है, ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। ट्रस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ट्रस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो बेसिकली सबसे पहला इसका ये होगा कि ये इसको बनाना, मतलब ट्रस्ट को क्रिएट करना कंपैरेटिवली टू पूल एंड कार्टेल डिफिकल्ट है, क्योंकि गुड रेप्यूटेशन वाले कंपनीज ट्रस्टीज को ढूंढ पाना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। और अपना एक रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी स्टॉक्स उनको क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो ट्रस्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये है कि यहाँ पर पहला तो है कि कंपैरेटिवली टू पुल एंड कार्टेल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होगा, रिजिड ज्यादा होगा ये, और सेकेंड चीज है ज्यादा डिफिकल्ट है इसको क्रिएट कर पाना, ठीक है। उसके अलावा आपका ये हो सकता है कई बार कि जो ट्रस्टीज हैं वो अपना मोनोपोली क्रिएट करें, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करें, तो कंफ्लिक्ट कैन बी अराइज, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा बस यही है इसमें दो तीन इसके, वही फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली टू पुल्स एंड कार्टेल्स, ये रिजिड ज्यादा, इसको ट्रस्टीज जो है वो उससे निकल नहीं सकते, उस एग्रीमेंट से कंपनी जल्दी निकल नहीं सकती, तो ये सारी चीजें इसमें है। हाँ, लॉस भी कैन बी पॉसिबल, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अगर ऐसे तो एक्सपर्टीज होते हैं तो ज्यादातर लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं स्टिल, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रस्ट। अब यहाँ पर स्टॉक इंटरेस्ट के लिए जो कंपनीज जो हैं आ रही है, मतलब यहाँ पर दूसरी कंपनी भी ट्रस्टी के रूप में काम कर सकती है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो कंपनी एक ट्रस्टी की तरह भी काम कर सकती है आपके बिहाफ में, ठीक है। एक मिनट, तो ये आपका ट्रस्टीज की स्टोरी थी, ठीक है। अब एक और चीज इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज होल्डिंग कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनीज जो है वो भी आपके पार्शियल कंसोलिडेशन में आएगा। होल्डिंग कंपनीज वैसी कंपनीज होती हैं जिनके अंडर में कौन सी कंपनी होती है, सब्सिडियरी कंपनी होती है। सब्सिडियरी कंपनी कौन सी कंपनी होगी, जो कंपनी का 49% शेयर तो उसके पास हो सकता है, लेकिन 51% शेयर पेरेंट कंपनी यानी कि जो होल्डिंग कंपनी उसके पास होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। 100% होल्ड नहीं है, लेकिन ऑथोरिटेटिव पावर जो है होल्डिंग कंपनी के पास है, तो इसको कहेंगे पार्शियल आपका कंसोलिडेशन में आएगा होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं ट्रस्ट करवा रही थी आपको, तो जो ट्रस्ट है यहाँ पर बेसिकली ट्रस्ट क्या है, ट्रस्टीज के पास वोटिंग पावर भी होता है, याद रखिएगा। ट्रस्टीज के पास क्या रहता है, वोटिंग पावर। वोटिंग पावर इसलिए रहता है क्योंकि दे हैव शेयर्स ऑफ बेसिकली योर कंपनी, सो दे हैव वोटिंग पावर एज वेल। क्लियर है, यानी कि कोई भी अगर एनुअल जनरल मीटिंग या कोई भी मीटिंग्स होगा तो वहां पर कोई भी डिसीजन लेने में ट्रस्टीज विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। So trustees have voting powers because they have shares of your company and even they are basically working on the behalf of your company, right? So they have voting power as well. Next आते हैं हम होल्डिंग कंपनीज में। होल्डिंग कंपनीज क्या होता है, देखिए अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 को ले, हम लोग का सबसे पहला कंपनीज एक्ट कब आया था, 1956 में। खैर अभी हमारे यहाँ कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनीज एक्ट 1956 को देखें तो होल्डिंग कंपनी कोई भी वो कंपनी होगी जिसके पास किसी भी दूसरे कंपनी का मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स होगा। यानी किसी भी कंपनी का अगर 50% मतलब 100 का 50, 100% का 50%, 50 से ज्यादा, यानी 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, दैट विल नोन एज होल्डिंग कंपनी। तो लिखिए होल्डिंग कंपनी में लिखिए
holding under the Companies Act 1956, under the Companies Act 1956, a holding company is any company, a holding company is any company, holding company is any company which holds more than, which hold, HOLDS, holds more than half of the, which holds more than half of the equity share capital, equity share capital, equity share capital, equity share capital of other companies, of other companies, of other companies, or controls the, or controls the, or controls the composition, or controls the composition of board of the board of directors, of the board of directors of other companies, of other companies, of other companies. इसका मतलब यही है कि जो होल्डिंग कंपनी वो होगा जो दूसरे कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर उसके कंट्रोल में होगा, साथ साथ सिर्फ शेयर्स कंट्रोल नहीं करेगा, जो उस दूसरे सब्सिडियरी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके कॉम्पोजिशन को भी कंट्रोल करेगा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो अपॉइंट किया जाएगा होल्डिंग कंपनी खुद से सब्सिडियरी कंपनी के लिए बेसिकली अपॉइंट करेगी। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि पेरेंट यानी जो होल्डिंग कंपनी है वो हमेशा सब्सिडियरी कंपनी को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब होल्डिंग कंपनी जो है वो डायरेक्टली एक तरीके से उनके पास वोटिंग पावर सबसे हाई रहेगा क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा शेयर होगा कंपनी का। जब शेयर होगा कंपनी का ज्यादा तो डेफिनेटली दे हैव इवन वोटिंग पावर। ठीक है, और वो खुद से नॉमिनेट करेगी डायरेक्टर्स किसके लिए, सब्सिडियरी कंपनीज के लिए, कंपनी के लिए। ठीक है, और सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का जो एग्जिस्टेंस था वो कहाँ शुरुआत हुआ था, इसका स्टार्टिंग यूएस में। कहाँ स्टार्ट हुआ था ये, यूएस में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज की हम बात कर लेते हैं। आपके बुक में भी टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी गिवन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, टाइप्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेरेंट होल्डिंग कंपनी, पेरेंट होल्डिंग कंपनी। ठीक है, पेरेंट होल्डिंग कंपनी टाइप्स में लिखिएगा पेरेंट होल्डिंग कंपनी, बस सुनते जाइए समझते जाइए क्या क्या है। ठीक है, तो जो आपका पेरेंट होल्डिंग कंपनी है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एग्जिस्टेंस एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन एग्जिस्टिंग कंपनी और स्टार्ट न्यू कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल। समझ में कुछ स्टोरी आया, बस कंट्रोल और एग्जिस्टेंस यही समझ आ रहा होगा। बेसिकली पेरेंट कंपनी वो होल्डिंग कंपनी होगी जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर ले। यानी कि मान लो कि एक कंपनी एक्स है, वो दूसरी कंपनी वाई है। ठीक है, या तो एक्स जो है वो वाई को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। और होल्ड कैसे करेगा, इसके 51% या फिर मान लो 52% शेयर लेकर के इसने होल्ड कर लिया, तो एक्स जो होगा वाई की पेरेंट कंपनी बन जाएगी। या तो एक्स ने अपने अंडर में कोई नया कंपनी शुरू किया, मान लो कोई जेड नाम से इसने कंपनी शुरू किया अपने ही अंडर में, तो ऑब्वियसली जब कंपनी खुद शुरू करेगा तो इसका क्या करेगा, वो 51% शेयर अपने कंट्रोल में रखेगा। या तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर लेगा, कोई दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर करके उसका शेयर होल्ड कर लेगा, या फिर 51% शेयर परचेज कर लेगा, या तो ये करेगा। या तो सेकंड वो क्या करेगा कि अपने अंडर में कोई नई कंपनी को क्या करेगा, बेसिकली फॉर्म करेगा, फॉर्म FORM फॉर्म बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पेरेंट होल्डिंग कंपनी। जब कोई एग्जिस्टिंग कंसर्न, मतलब बेसिकली यहां पर हम या तो किसी छोटे कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, उसका 51% शेयर, पूरी तरीके से मर्ज नहीं कर रहे हैं, पूरा 100% को डिसॉल्व भी नहीं करा रहे अपनी कंपनी के साथ, बस उसका 51% शेयर या 50% ज्यादा शेयर खरीद लिया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पेरेंट होल्डिंग कंपनी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में टाटा टी हैज एक्वायर्ड कंट्रोलिंग स्टेक इन टेटले, टेटले ग्रीन टी, देखा है ना,
तो टाटा टी ने उसको एक्वायर कर लिया टेटले को, और टेटले पता है कहाँ की कंपनी है? यूके की टी कंपनी है, यूके की टी कंपनी थी, उसको एक्वायर कर लिया इंडिया के टाटा टी ने, ठीक है। और टेटले को उसने अब टाटा टी पेरेंट कंपनी बन गई, पेरेंट होल्डिंग कंपनी बन गई, क्योंकि टेटले ऑलरेडी फॉर्म्ड कंपनी था यूएस का, लेकिन टाटा ने क्या किया, टेटले का 51% शेयर खरीद लिया। तो अब कंट्रोल टाटा जो है किसको कर रहा है? टेटले टी को। टेटले जिससे ग्रीन टी आता है, लिप्टन का भी ग्रीन टी आता है, टेटले का भी ग्रीन टी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहेंगे हम, टेटले जो है, टेटले की पेरेंट कंपनी कौन हो गई? टाटा टी। क्लियर हो गई बात सबको? एवरीवन, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफस्प्रिंग। मैम एग्जांपल में तो ये भी ले सकते हैं अभी टाटा विस्तारा का। हाँ दे सकते हो। नेक्स्ट जो है ऑफस्प्रिंग कंपनी, ऑफस्प्रिंग कंपनी। अब पेरेंट होल्डिंग कंपनी तो दूसरे कंपनी को भी एक्वायर कर रही थी, मतलब एक्वायर यानी होल्ड कर रही थी उसके 51% शेयर खरीद के, ठीक है। याद रखिएगा मर्ज नहीं कर रही है, मिला नहीं रही है, डिसॉल्व नहीं करा रही, कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ उसका 51% शेयर खरीद लिया, तो इनडायरेक्टली उस कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। टेटले कंपनी अपनी कंपनी रहेगी, ये जो है वो अपनी ही कंपनी रहेगी, लेकिन बेसिकली उसको कंट्रोल करेगा कौन? टाटा टी, ठीक है। अब सेकंड जो ऑफस्प्रिंग कंपनी है, नाम से ऑफस्प्रिंग से ही पता लग रहा है, यहां पर बेसिकली अ न्यू कंपनी स्टार्टेड बाय सम एग्जिस्टिंग कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग कंपनी में यहां पर 100% सिर्फ एक ही काम होगा कि नई कंपनी को बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? नई कंपनी को बेसिकली फॉर्म किया जाएगा। पहले वाले में फॉर्म भी हो रहा था और दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को हम होल्ड भी कर रहे थे, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कंपनी को फॉर्म ही किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में ईसीसी लिमिटेड यानी कि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सेटअप किया एलएनटी को। लार्सन एंड टार्बो सबको पता है, लार्सन एंड टार्बो सबने सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो सुना है ना तुम लोगों ने? बहुत बड़ी कंपनी है लार्सन एंड टर्बो। बेसिकली वो क्या बनाती है? टायर वगैरह बनाती है गाड़ी वाड़ी में, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग कंपनी का अगर हम एग्जांपल देखें तो जो ईसीसी लिमिटेड है उसने एक कंपनी को फॉर्म किया और उसका नाम क्या था? एलएनटी, लार्सन एंड टार्बो, ठीक है। अब यहाँ पर सब्सिडियरी कौन होगा? लार्सन एंड टार्बो, और बेसिकली यहाँ पर आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी कौन हो जाएगी? ईसीसी लिमिटेड। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर हो गया? सेकंड वाला ऑफस्प्रिंग जो बेसिकली कंपनी होगा उस कंपनी को फॉर्म करेगी पेरेंट कंपनी, जैसे ईसीसी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो थी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है आपकी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसने स्पेशली एलएनटी को बनाया ही इसीलिए ताकि वो उसको कंट्रोल कर पाए, और एलएनटी अभी नंबर 1 कंपनीज में गिनने जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एलएनटी क्या हो गया? ऑफस्प्रिंग कंपनी हो गया, किसके लिए? ईसीसी लिमिटेड के लिए। क्लियर हो गई बात? सेकेंड पॉइंट समझ में आया? ऑफस्प्रिंग कंपनी और पेरेंट होल्डिंग कंपनी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिखिए प्योर होल्डिंग कंपनी, प्योर होल्डिंग कंपनी, प्योर होल्डिंग कंपनी। यहां प्योर होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि अ कंपनी विच इज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली फॉर यूनाइटिंग एंड कंट्रोलिंग द सब्सिडियरीज। यानी एक ऐसे कंपनी को फॉर्म ही किया गया है जो दूसरे कंपनीज को सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कंपनी बनाया जाए। व्हेन कंपनी विच इज फॉर्म फॉर यूनाइटिंग द सब्सिडियरी कंपनी, इसको हम कहेंगे प्योर होल्डिंग कंपनी। जैसे टाटा ग्रुप, टाटा सन्स लिमिटेड जो है, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर यूनाइटिंग कंट्रोलिंग द वेरियस सब्सिडियरीज। टाटा के अंडर में कितने सारे कंपनीज है पता है ना? कितनी सारी होंगी टाटा ग्रुप्स के अंडर में। तो टाटा ग्रुप्स जो है वो प्योर होल्डिंग कंपनी है क्योंकि उसके अंडर में वेरियस सब्सिडियरी कंपनी है, और टाटा ग्रुप जो है वो सारी सब्सिडियरी कंपनी को क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है। तो यहां पर जो कह सकते हैं हम, जैसे टीवी सुंदरम ये जो है ये एंड सन्स इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ टीवीएस ग्रुप। टीवीएस पता है ना? टीवीएस क्या है? स्कूटी, बाइक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टीवीएस से तो स्कूटी दिमाग में एकदम से आना चाहिए एट द टाइम। चलिए ठीक है, तो प्योर होल्डिंग जो कंपनी होगी वो वैसी कंपनी होगी जिसको स्टैब्लिश किया जाएगा प्राइमरली फॉर यूनाइटिंग एंड कंट्रोलिंग द सब्सिडियरीज। यहाँ पर सब्सिडियरी को फॉर्म करने की बात नहीं हो रही है, ऐसे कंपनी को फॉर्म करने की बात आ रही है जो बाकी सब्सिडियरी कंपनीज को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके,
ठीक है, तो इसको कहेंगे प्योर होल्डिंग कंपनी, मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरे कंपनी को होल्ड करने के लिए ऐसे कंपनी को स्टार्ट किया गया, बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए, नेक्स्ट वन कंसोलिडेटर और ऑफस्प्रिंग समझ में आ गया, पेरेंट होल्डिंग समझ आ गया, प्योर होल्डिंग समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये प्योर होल्डिंग कंपनी में आपके बुक में भी एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा सुन लो। प्योर होल्डिंग कंपनी तो वैसी कंपनी होगी जिसको फॉर्म ही किया जा रहा है सब्सिडियरीज को कंट्रोल करने के लिए, साथ साथ में जो इस टाइप की जो होल्डिंग कंपनी होगी ये होल्ड करेगी दूसरे कंपनी को, जो आपके सब्सिडियरी कंपनीज है, किस चीज में, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी, यानी पैसा लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी उस कंपनी में, लेकिन कभी भी उस कंपनी के बिजनेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो दिस इज गिवन इन योर बुक। तो इसको याद ऐसे करना कि होल्डिंग कंपनी ऐसी, प्योर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होगी जो दूसरे कंपनी को कंट्रोल करने के लिए फॉर्म किया जाएगा, लेकिन वैसी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए उस कंपनी को कंट्रोल करेगी, सब्सिडियरी को कंट्रोल करेगी, लेकिन 100% वहां पर जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है, ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, उसको डायरेक्टली कंट्रोल, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, अच्छा इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, इंटरमीडिएट का मतलब ही क्या होता है? समथिंग इन बिटवीन, इंटरमीडिएट है ना। जैसे आपका 10th और ग्रेजुएशन के बीच में क्या है? 12th है ना। 10th और ग्रेजुएशन के बीच में 11th 12th है ना, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं। चलिए ये तो स्टोरी समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी वैसी कंपनी होगी जो होल्डिंग कंपनी ऑफ अ सब्सिडियरी बट इटसेल्फ कंपनी कंट्रोल्ड बाय द अनदर कंपनी। इसका मतलब क्या है? एक्स वाई जेड 3 कंपनी है। अब जो एक्स है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? वाई को। तो मतलब वाई एक्स के लिए क्या हुआ? सब्सिडियरी हो गया। तुम लोग को विजिबल है, दिख रहा है बेटा बोर्ड पे? बोर्ड दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? मैम नो मैम। अच्छा, बेसिकली ये चल नहीं रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए काम करते हैं, तुम लोग तो ऐसे समझ रहे हो ना। अब देखो इसको, देखो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देखना ध्यान से। देखो 2 है 3 कंपनी, एक्स वाई और जेड, 3 कंपनी हुआ। अब इंटरमीडिएट होल्डिंग जो कंपनी होगी, मान लो एक्स जो है वो वाई को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो एक्स जो है, एक्स की सब्सिडियरी कंपनी कौन होगी? वाई। अब वाई जो है वो किसको होल्ड कर रहा है? जेड को होल्ड कर रहा है। तो जेड जो है वो वाई की सब्सिडियरी कंपनी है, यानी इंटरमीडिएट जो होल्डिंग कंपनीज होंगी वो खुद भी उसके अंडर में खुद भी सब्सिडियरी कंपनी होगी और वो खुद भी होल्ड हो रहा होगा किसी और कंपनी के द्वारा, यानी कि दैट उसके अंडर में एक सब्सिडियरी कंपनी तो होगी लेकिन वो भी किसी और कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी होगा। इसको कहेंगे इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। आई बात समझ में बेटा? क्लियर हो गया पॉइंट? इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी क्लियर हो गया। यहां पर एक कंपनी जो है होल्ड करेगी एक सब्सिडियरी कंपनी को और खुद भी वो दूसरे कंपनी के लिए सब्सिडियरी कंपनी होगी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट वन इज फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। अब फाइनेंस होल्डिंग कंपनी क्या होगी? ये जो है वो कंपनी के अफेयर्स यानी कंपनी के ऑपरेशंस में इसका कोई भी रोल नहीं होगा, लेकिन इट अर्न्स प्रॉफिट बाय फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द अदर फर्म्स। यानी जो फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है बेसिकली ये कंपनी का सिर्फ एक काम होगा, प्रॉफिट कमाना अपनी सब्सिडियरी कंपनी से। किससे प्रॉफिट कमाना? सब्सिडियरी कंपनी से। ठीक है, ऐसी कंपनी जो होगी, such companies may not hold the shares of subsidiaries for longer period and practice it to tries earn profit। यानी जो ऐसी कंपनी होगी उसके पास 50% से ज्यादा शेयर तो होगा, होल्डिंग कंपनी के पास 50% ज्यादा शेयर है तभी वो सब्सिडियरी है, वो तो स्टोरी पता है। लेकिन सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर आपने होल्ड किया है ना, उसको लॉन्ग टाइम तक वो होल्ड नहीं करके रखेगी। वो क्या करेगी ना, उसका मेन मकसद होगा क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना। जैसे ही उसका शेयर ऊपर गया वैसे ही उसके शेयर को सेल कर देगी मार्केट में। आई बात समझ में?
क्लियर हो गई बात? ऐसी कंपनी जो होगी वो कंपनीज को खरीदने का यानी होल्ड करने की उनकी हैबिट होगी। आज वो मान लो कि एक कंपनी है, मान लो कोई भी, चलिए ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि मान लो कि यहां पर एक कंपनी है, ठीक है, एक्स है और वाई है। तो एक्स ने वाई को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। अब एक्स जो है वो फाइनेंस होल्डिंग कंपनी टाइप है, यानी कि मान लो इसके 57% शेयर जो थे वो किसके पास थे, एक्स के पास थे, वाई के। अब एक्स क्या करेगा, ये वाई का 57% जो शेयर है, हो सकता है 10-15% रखे, लेकिन बाकी शेयर्स को वो सेल कर देगा जैसे ही वाई का शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा। यानी कि प्रॉफिट अर्न करना, अगर ये 57% मान लो कि 500 करोड़ का है, फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ का है, और इसमें मान लो कि इसको फायदा हो रहा है 700 करोड़, तो 200 करोड़ के बेनिफिट के लिए जो एक्स कंपनी यानी जो फाइनेंस होल्डिंग कंपनी होगी वो वाई के शेयर्स को क्या करेगी, सेल कर देगी। तो इसका मेन मकसद कंपनी को कंट्रोल करना नहीं, कंपनी के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना है। आई बात समझ में? फाइनेंस होल्डिंग कंपनी क्लियर हो गया सबको? फाइनेंस होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनीज होंगी जो लॉन्गर पीरियड के लिए कभी भी किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर को नहीं रखेगी। जैसे जैसे बेनिफिट होगा वैसे वैसे शेयर्स को क्या करेगी, डिस्पोज करती जाएगी, सेल करती जाएगी, ट्रेड करती जाएगी। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया? फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। मैम ये 57% शेयर एक्स का है कि वाई का है? वाई का ना, सब्सिडियरी कंपनी का 57% शेयर एक्स ने परचेज कर लिया। तो जैसे 50% से ऊपर किसी भी कंपनी का शेयर आपने खरीद लिया ना, वैसे उस कंपनी के आप बेसिकली क्या बन गए, होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल का तो इतना अमाउंट किसी इंडिविजुअल के पास तो कभी होगा ही नहीं कि किसी कंपनी का 50% ज्यादा शेयर खरीद ले। तो ज्यादातर दूसरी ही कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लेती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी में बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट समझ में आया? अच्छा, एक है प्रोप्राइटी होल्डिंग कंपनी। तो प्रोप्राइटी होल्डिंग कंपनी जो होगी ना, प्रोप्राइटी, सोल प्रोप्राइटर का जो प्रोप्राइटर है उससे प्रोप्राइटरी। ठीक है, सो प्रोप्राइटरी जो होल्डिंग कंपनी होगी, ये कंपनी जो पूरे के पूरे मतलब अ कंपनी विच होल्ड द इंटायर स्टॉक इशूड बाय द सब्सिडियरी, यानी जितना भी स्टॉक इशू किया जाएगा वो पूरा का पूरा जो कंट्रोल कर ले, पूरा 100% मतलब एक तरीके से होल्ड कर ले, जितना वो इशू कर रहा है, जितना भी वो इशू करता जा रहा है, उसको कहेंगे प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी। वो कंपनी का तो मालिक ही बन गया ना कहीं। ठीक है, अब एक है आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। फाइनेंस वाला समझ आया, जहां पर प्रॉफिट से मेन है, प्रोप्राइटी 100%, ऑफस्प्रिंग नया कंपनी को फॉर्म किया गया। ठीक है, हाँ, इंटरमीडिएट जो कंपनी खुद भी होल्डिंग कंपनी है, खुद भी सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, हाँ, अब है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी होगी वो कौन सी कंपनी होगी, ध्यान दीजिएगा। इट डज नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, लाइक फाइनेंस जो होल्डिंग कंपनी है उसकी तरह ये भी कंपनी कोई भी आपका बेसिकली अफेयर्स को कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, इट इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज, वो दूसरी कंपनीज के सिर्फ सिक्योरिटीज को परचेज करने का काम करेगा, वही शेयर को परचेज करने का काम करेगा। ठीक है, और इसका वही है कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का काम करने वाली ये कंपनीज होती हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज कोई भी हो सकती है। अब ये एक एक्स कंपनी है ना, उसके अंडर में मान लो कि उसने 4-5 कंपनी का ए बी सी और डी, ये 4 कंपनी की सिर्फ सिक्योरिटीज यानी शेयर्स को परचेज कर लिया। तो इनका मेन मकसद ना बस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है। ठीक है, और उसका क्या था कि सेल करते जाना है, प्रॉफिट अर्न हुआ सेल करते जाओ। ठीक है, और ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे टाइप ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक दूसरे टाइप में, तो डाइवर्सिफिकेशन पे ये काम करते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में, बस ये जान लो कि ये बहुत सारी कंपनीज के साथ ये कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज के सिक्योरिटीज को परचेज करना। ठीक है, अब एक होता है प्राइमरी होल्डिंग कंपनी, बहुत सारे होल्डिंग कंपनीज हैं। एक होता है, हाँ बोलो बेटा अनीशा।
इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी एक बार और समझा दीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी वैसी कंपनी होती है बेटा जिसका सिर्फ काम होता है इन्वेस्ट करना। जैसे आपकी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी का काम क्या था कि इन्वेस्ट कर लिया एक कंपनी में और उसको जैसे ही उसका प्रॉफिट हुआ, जैसे ही उसका शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, वैसे ही सेल कर दिया। लेकिन इनका जो होगा नेचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का, ये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, यानी कि कैपिटल प्रोवाइड करेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगी, और सिर्फ आपकी कंपनी में नहीं करेगी, वो मल्टीपल कंपनीज में दे कैन डू द थिंग, यानी डाइवर्सिफिकेशन पे काम करेगी। और सिर्फ इनका मेन मकसद इनका भी प्रॉफिट ही अर्न करना है, लेकिन सिक्योरिटीज को बहुत प्रूडेंटली परचेज करो पहले, ठीक है। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। समझ में आया अनीशा? यस मैम, मतलब सब्सिडरी कंपनीज जो होगा एक से ज्यादा होगा इनके पास। हाँ, इसके बहुत मल्टीपल कंपनीज में दे कैन डू द सेम थिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब प्राइमरी होल्डिंग कंपनी कौन सी होगी? अ होल्डिंग कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी, यानी ऐसी कंपनी होल्डिंग का, ये जो प्राइमरी होल्डिंग कंपनी होगी वो ऐसी सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड करेगी जो किसी और कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। समझ में कंसेप्ट आया कि ये वैसी कंपनीज को होल्ड करेगी, होल्डिंग कंपनी वैसी सब्सिडियरी को होल्ड करेगी कि वो सब्सिडियरी किसी और कंपनी की सब्सिडियरी ना हो, यानी वो एक ही कंपनी की सब्सिडियरी बनकर रहे। क्लियर हो गई बात? अब एक सब्सिडियरी की मल्टीपल होल्डिंग भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मतलब इन कंसेप्ट में तो ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत रेयर है। 51% जब शेयर ही आपने ले ही लिया तो उस दूसरी कंपनी को आप क्या दोगे, है ना। बस इसका कंसेप्ट यही है कि होल्डिंग कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यूनिवर लिमिटेड जो है, यूनिवर लिमिटेड ने यहाँ पर इंडिया में क्या सेटअप किया, HLL, हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो HLL है ये सिर्फ आपका यूनिलेवर लिमिटेड की ही सब्सिडियरी कंपनी है, किसी और कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी नहीं बनेगी, ठीक है। तो वैसी कंपनी जो सिर्फ अपनी ही बेसिकली बोल सकते हैं एक ही कंपनी की सिर्फ सब्सिडियरी बनकर रहे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब एक और है ऐसा मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी, बट रहने दो, बहुत हो गए होल्डिंग कंपनीज, बट लेकिन इसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा अरेंजमेंट है, इट इज एन अरेंजमेंट, इसको 2 लाइन लिख लो पहले, राइट अबाउट इट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ये पार्शियल में ही आपका आएगा। पार्शियल में हमने 3 चीज पढ़ा, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनीज और थर्ड पढ़े हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। इन सबको लर्न करने का शॉर्टकट तरीका नेक्स्ट क्लास में, ताकि सारे पॉइंट्स लर्न हो जाए, ठीक है। हाँ, इसको लर्न करेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इज एन अरेंजमेंट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इज एन अरेंजमेंट under which control over different companies is exercised by the same group of directors, managers, shareholders, is exercised by the same group of directors, managers, shareholders without any formal central organization, without any formal central organization, ठीक है। Community of interest is an arrangement under which control over different companies is exercised by the same group of directors, managers, shareholders without any formal central organization। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी होगी, मान लो कि 3 कंपनी जो है XYZ, इन तीनों कंपनी में 3 क्या सिमिलर होगा, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिमिलर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम होंगे, आपका मैनेजर सेम होगा, पॉलिसी सेम बेसिकली बनेगा।
तो यहाँ पर ऐसे तो ये कंपनी सेपरेट होंगी, लेकिन अगर हम पॉलिसी शेप करने की बात करें तो इन सब के लिए सिमिलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर, शेयर होल्डर्स वगैरह सिमिलर होंगे। सो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को मैं यहीं से फिर से एक बार शुरुआत करेंगे हम लोग यहीं से, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल जो है वो है कंप्लीट कंसोलिडेशन, बाकी है मर्जर और एक्विजिशन उसमें, है ना। मर्जर एक्विजिशन होगा, दो चीज होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से इसको फिर से कवर करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट समझ ना आया हो? ओके, नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर आपका 100% दो कंपनीज नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दो कंपनीज मिली हुई है, एसोसिएटेड एक दूसरे से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, कंप्लीट का मतलब होता है 100% जो मिल जाए एक दूसरे के साथ कंपनीज। जैसे मर्ज हो गई, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, पूरी की पूरी तरीके से उनका आइडेंटिटी, अपना सेपरेट आइडेंटिटी खत्म हो गया, ठीक है। आज भी हम अगर टाटा टी को और टेटले को एक नहीं मानते हैं, मानते हैं, दोनों कंपनी का आइडेंटिटी अलग अलग है, लेकिन टेटले को कौन बेसिकली कंट्रोल कर रहा है? टाटा टी। जैसे बायजूस और आकाश इंस्टीट्यूट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बायजूस किसको कंट्रोल कर रहा है? आकाश को, है ना। तो बेसिकली मर्ज होना और पार्शियली एसोसिएट होना, दोनों में अंतर होता है। तो पार्शियल कंसोलिडेशन इज समथिंग वेयर 100% मिक्सिंग नहीं हो रही है, दोनों कंपनीज मिल नहीं रही है आपस में, दोनों की आइडेंटिटी सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट बेसिकली नहीं हो रही है पार्शियल में। लेकिन कंप्लीट में दोनों कंपनी की, या जितनी भी कंपनी, 3 कंपनी अगर आपस में मिल रही हैं तो उनकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? सिंगल आइडेंटिटी। क्लियर हो गया अनीशा? यस। चलो।